नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संवैधानिक संशोधन का 73वां एवं 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको जो वीडियो हैं इसके PDF फाइल प्राप्त हो जाए। अब सामान्यतः जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पे 2 स्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक तो केंद्र स्तर पे होता है और दूसरा राज्य स्तर पे, परंतु भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब यह त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो भारत में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ है उसके बाद से लागू होता है। प्रथम स्तर पर केंद्र, द्वितीय स्तर पर राज्य सरकार एवं तृतीय स्तर पर स्थानीय सरकार आती है। 73वां एवं 74वें संविधान संशोधन करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा शासन के कार्यों में लगाना था। यानी कि दोस्तों, ये स्थानीय शासन में जब वो भाग लेंगे तो उन्हें सामाजिक समस्याओं के बारे में और राजनीतिक किस प्रकार से कार्य करता है उसका उनको ज्ञान प्राप्त होता है। स्थानीय स्तर की समस्याओं को स्थानीय लोगों के द्वारा ही हल करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अब जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इसके संदर्भ में ये बोलते हैं कि जो स्थानीय शासन में चाहे कितने भी कमियां क्यों न हो और चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न करें जो प्रशासक हैं, उनको इसमें भाग लेना आवश्यक है और वो जितना सीखेंगे उतना ही देश के लिए लाभदायक होगा। अब इससे देश में लोकतंत्र की मजबूती प्रदान होती है और राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओं का हल भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र की सफलता तय होती है, क्योंकि जो जनता है उसका लोकतंत्र में विश्वास बढ़ता है और जनता का विश्वास ही से लोकतंत्र चलता है। इससे दोस्तों लोकतंत्र का जो सफलता है वो तय होती है। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज्य व्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। और 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था वो शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहते हैं। स्थानीय शासन का अर्थ। स्थानीय शासन से अभिप्राय गांव और जिला स्तर के शासन से है। यह जनता के सबसे नज़दीक होती है और जिससे जनता को अपने समस्याओं को हल करने का अवसर प्रदान हो जाता है। स्थानीय सरकार राज्य सरकार के अधीन आती है, यानी कि राज्य सरकार और जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो तय करता है इसका। स्थानीय सरकार में जब चुनाव होने का तारीख राज्य चुनाव आयोग जो होता है वो तय करती है। ठीक है। राज्य सरकार के अधीन आता है, राज्य सरकार इसको निर्देशित करती है एवं मार्गदर्शन करती है जब कभी भी आवश्यकता होती है उस समय। स्थानीय सरकार की विकास की प्रक्रिया का इतिहास क्या है? लॉर्ड रिपन ने दोस्तों 1882 ईस्वी में निर्वाचित स्थानीय निकाय की पहल की थी और उस समय इसे लोकल बोर्ड बोलते थे। 1919 में भारत सरकार अधिनियम एवं 1935 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी
स्थानीय सरकार का वर्णन मिलता है और कई पंचायत थे जो कि स्थानीय सरकार वहाँ पे चलती थी। महात्मा गांधी एवं जवाहरलाल नेहरू इसके समर्थक थे, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी का ये विचार था कि जो स्थानीय लोग ही शासन करें और अपनी समस्याओं का वो खुद से हल ढूंढें। ठीक है। संविधान निर्माण के समय इससे नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल किया गया था और इसे राज्य के अधीन रखा गया था। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि संविधान निर्माताओं के द्वारा बनाया गया है, जो कि मैंने भारत का जो आगे का लक्ष्य होगा वो उस नीति निर्देशक को पूरा करना होगा। ठीक है। पीके थंगुन समिति ने दोस्तों 1989 ईस्वी में जो सिफारिश की उसी के आधार पर इसका गठन हुआ था। तिहत्तरवां जो संवैधानिक संशोधन हुआ अधिनियम 1992 के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हो गया था। और इसी के कारण 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था, यानी कि पार्ट 9 जो है वो इसी के कारण जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। ठीक है। तिहत्तरवें संविधान संशोधन से हुए मुख्य बदलाव क्या हुए? त्रिस्तरीय बनावट। इस संशोधन के पश्चात सभी प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है, यानी कि पूरे देश के प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था लागू कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, सबसे नीचे यानी कि पहले स्थान पर ग्राम पंचायत आती है, बीच में मंडल आता है जिन्हें खंड या तालुका भी कहते हैं। ठीक है। इसे ब्लॉक बोलते हैं या तालुका बोलते हैं। अब हर एक राज्य का अलग अलग लोग बोलते हैं, जैसे बिहार में ब्लॉक बोलते हैं, यूपी में तालुका बोलते हैं। ठीक है। और अंत में सबसे ऊपर जिला पंचायत का स्थान आता है। प्रत्यक्ष चुनाव। अब इसमें क्या होता है, संशोधन से पूर्व कई स्थानों पर चुनाव की कोई भी प्रत्यक्ष एवं औपचारिक प्रणाली नहीं थी। 73वां जो संविधान संशोधन था, इससे पूर्व जहाँ पे जिस पंचायत में ये स्थानीय शासन व्यवस्था चलता था, वहाँ यह तय नहीं था कि जो चुनाव है वो कितने सालों पे होगा। ठीक है। लेकिन 73वां जो संवैधानिक संशोधन आया, इसके माध्यम से यह तय किया गया कि सभी स्तरों पर जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा की जाएगी, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा और प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि 5 वर्ष की होगी। इसमें मैंने टाइम सेट कर दिया गया कि 5 ईयर का होगा और प्रत्यक्ष चुनाव होगा। 73वें संवैधानिक संशोधन से हुए मुख्य बदलाव क्या हैं? आरक्षण। सभी पंचायती संस्थानों में 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई और साथ ही सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि
1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया और जो कुछ सीट हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया, ताकि उनका भी जो राजनीति में है प्रतिभागिता है वो इंक्रीज हो। राज्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के लिए अनिवार्य किया गया कि वह राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करें और इन आयुक्तों को राज्य में सभी स्तरों पर जो पंचायती संस्थानों की चुनाव होती है उसको कराने की जिम्मेदारी दी जाती है इनको। अब दोस्तों बात करेंगे 74वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। अब भारतीय संविधान में जो 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया एवं यह 1 जून 1993 से प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए, यानी कि 243 आर्टिकल से 243 ZG आर्टिकल तक में नगर पालिका का वर्णन मिलता है और नगर पालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243Q में वर्णित है। नगर पालिकाओं के 3 स्तर के बारे में भी जो उपबंध है वो किया गया है। 74वें संवैधानिक संशोधन, नगर पालिका नगर पंचायत ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है जो गांवों से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं। अब वो गांव जो कि यानी आधुनिकीकरण के कारण शहर में परिवर्तित होते जा रहा है, वहाँ पे नगर पालिका की व्यवस्था कर दी जाती है या उसे नगर पंचायत बोलते हैं। नगर पालिका परिषद उससे यानी कि जो मैंने गांव छोटे शहर अथवा लघु नगरीय क्षेत्र के रूप में गठित हो जाता है। मैंने वैसे 5-6 गांव का समूह हो जाएगा जो कि गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उसे नगर पालिका परिषद में डाल दिया जाता है। अब नगर निगम बोलेंगे दोस्तों, बड़े नगरीय क्षेत्र महानगरों में गठित की जाती है, जैसे कि दिल्ली का नगर निगम, ठीक है। ये दोस्तों महाराष्ट्र नगर निगम, ये इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। दोस्तों अभी तक पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। और दोस्तों इस वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। इस लिंक को कॉपी करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जब सर्च कीजिएगा इस लिंक को, जो चैनल है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 74वां संवैधानिक संशोधन, इस संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत नगर पालिका को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई, यानी कि इसको 18 विषय कार्य करने के लिए दिए गए। उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन में भी 73वें संविधान संशोधन के जो प्रमुख प्रावधान हैं, जैसे कि प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण, यह शामिल किया गया, ठीक है। अब ये जो
क्यों आवश्यक है स्थानीय स्वशासन, यानी कि जो 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन किया गया उसके पीछे कारण क्या था और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी थी। स्थानीय स्वशासन से भारत की विविधता को और अधिक सम्मान मिलता है, यानी कि प्रत्येक एक तो भारत जो है विविधता बड़ा देश है और प्रत्येक लोगों का जो समस्या है वो भिन्न भिन्न है, तो उन्हें स्थानीय स्तर पर ही उस समस्या का समाधान प्रदान कर दिया जाता है। तो ये दोस्तों इसकी सफलता है। ठीक, इसके माध्यम से शासन में समाज के अंतिम व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होती है, जिससे सुदूर ग्रामीण प्रदेश के नागरिकों को भी लोकतांत्रिक संगठन में रुचि लेते हैं और इससे जब राजनीति में वो भाग लेंगे, जैसे चुनाव में भाग लेते हैं या वो प्रत्याशी के तौर पे खड़े होते हैं, तो दोस्तों इससे जो राजनीतिक का ज्ञान है वो उनका बढ़ता है और जो सामाजिक समस्या है उससे भी वो अवगत होते हैं। और धीरे धीरे उस समस्या को सॉल्व करते हैं तो उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है। महिलाओं को न्यूनतम 1/3 आरक्षण प्रदान करने से महिलाएं भी मुख्य धारा में शामिल होती हैं और इसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य जो भरोसा है वो बनता है। ठीक है, भारत में स्थानीय सरकार की समस्या क्या है। वर्तमान में स्थानीय सरकार जो है हेतु जो भी सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसका बस केवल 7% ही खर्च होता है, यानी कि जो उसका अगर 100 रुपया सेंक्शन होता है उसके लिए स्थानीय स्वशासन पे खर्च करने के लिए, तो उसका केवल 7 रुपया ही खर्च हो पाता है। जबकि अगर यूरोप से कंपेयर करेंगे तो यूरोप में 24 रुपया खर्च होगा 100 रुपया में से, उत्तरी अमेरिका में 27 रुपया खर्च होगा और डेनमार्क में बात करें तो 55 रुपया खर्च होता है। ठीक है, 100 में। कर्मचारी की कमी और बुनियादी जो ढांचा है उसकी कमी होती है, जैसे मुद्दे सदैव ही स्थानीय निकाय के कामकाज में बाधा डालती है। जो एक तो कर्मचारी की कमी और जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसकी भी कमी पाई जाती है। इसके कारण जो कार्य है वो पूरी तरह से कार्य नहीं हो पाता है। राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सरकारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है और राज्य सरकार चुनाव के माध्यम से या दोस्तों अन्य माध्यमों से जो स्थानीय प्रशासन है उसको नियंत्रित करने का भरपूर प्रयास करता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों पॉलिटिकल विंग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। वीडियो को लाइक शेयर एवं कमेंट करें और वीडियो के PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसे कॉपी करके आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।